आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 में एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी के एमसीक्यूज अच्छे खासे एमसीक्यूज मौजूद हैं, कोशिश करेंगे इन एमसीक्यूज को डील करने की। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट आर रिलेटेड बाय। बेटा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये यूनिट जो नजर आ रहा है ये हीट का यूनिट है, और आपने हीट के बारे में पढ़ा है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की कन्वर्जन है, ये तो आपको याद करने पड़ेगी कि 1 BTU किसके बराबर है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। ऐसे ही बेटा आप इसको याद करोगे कि 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो हीट का यूनिट है वो बराबर होता है 1055 जूल्स के। यानी करेक्ट जवाब है बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1055 जूल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू वॉट। अब 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप तमाम लोग को ये समझना है। 1 किलोवाट आवर, तो बेटा अब आपको याद होना चाहिए 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे। मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, तमाम लोग मेरी बातों को बड़े गौर से समझेंगे कि 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये नजर आ रहा है 1, बराबर में नजर आ रहा है के। बेटा के का मतलब होता है किलो। जैसे आप लिखते हो ना, डेट स्टेटस लगाते थे, गुड मतलब हैप्पी न्यू ईयर 2K19, तो ये के का मतलब होता था 1000। तो आपने यहाँ से के को हटाया, के की जगह पे रख दिया 1000। आप बोलेंगे सर सही है, ये मसला तो हल हो गया। बराबर में नजर आ रहा था डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कहला रहा है मेरे पास वॉट। ये वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। यूनिट्स में पढ़ा है ना आपने, सर वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के, आप तमाम लोग को ये बात याद होगी। तो वॉट की जगह पे मैंने रख दिया जूल पर सेकंड। फिर बराबर में मुझे नजर आ रहा है आर। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलेंगे सर 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। तो आपने लिख दिया 3600 सेकंड। अब देखो के की जगह पे आ गया 1000, वॉट की जगह पे आ गया जूल पर सेकंड, आर की जगह पे आ गया 3600 सेकंड। अब सेकंड से सेकंड्स बेटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दो, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब ये नंबर्स नजर आ रहे हैं, इनको भी तो मल्टीप्लाई करो ना आप। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, जरा मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ। मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई क्या करोगे, सर ये देखिए 1000 को मल्टीप्लाई करो 3600 से, कैलकुलेटर की मदद से 1000 को 3600 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.6 एक्सपोनेंशियल 6। और ऊपर लिखा हुआ है जूल्स, तो कन्वर्ट हो गया बेटा जूल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा था 1 किलोवाट आवर, ये 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल के। तो ये इसकी कन्वर्जन हो गई। तो आप बेटा आपको तो वैसे डायरेक्ट भी याद होगा, आप लोग जीनियस स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को डायरेक्ट याद होगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आपको ये इजाफी बात मैंने बता दी कि अब आप इसको याद रखोगे कन्वर्ट कैसे हुआ। और ये भी याद रखना है कि किलोवाट आवर जो है वो यूनिट होता है। ये जो किलोवाट आवर नजर आ रहा है बेटा, ये किलोवाट आवर यूनिट होता है एनर्जी का। ये किलोवाट आवर जो नजर आ रहा है ये यूनिट होता है मेरे पास किसका, एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट क्यों है, क्योंकि ये बराबर आ रहा है जूल के। इसका मतलब ये यूनिट किसका हुआ, ये यूनिट हुआ मेरे पास एनर्जी का। तो ये भी याद रखोगे, दोनों एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स रन ड्यू टू द एनर्जी which falls from the lake to the turbine. This energy is dash. अब इस एमसीक्यू को समझाने के लिए थोड़ी बहुत बात मुझे आप लोग को बतानी पड़ेगी। आप लोग डैम्स बनाते हैं, डैम्स के बारे में सुना होगा, डैम्स में क्या होता है उस बात को समझाऊं मैं। ओके इस तरीके के बेटा डैम होते हैं। डैम मैं डायग्राम बना तो सही नहीं पा रहा, लेकिन अपनी बात को मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आपने वाटर को स्टोर किया हुआ है, वाटर को हाई लेवल के ऊपर स्टोर किया हुआ होता है, ये वाटर आपका सारा का सारा स्टोर हुआ हुआ है। अब आपने यहाँ पे बेटा ये इस तरीके से स्लाइड बनाई हुई होती है जिसको आप स्पिल्स वे बोलते हैं। यहाँ से आपका वाटर फ्लो होता हुआ आता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपने इस जगह पे टरबाइन लगाई हुई होती है। टरबाइन जो रोटेशन प्रोड्यूस करती है, इस तरीके से टरबाइन लगी हुई होती है, जो टरबाइन आपकी क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। अब ये वाटर बेटा आपका फ्लो करता हुआ आता है, और फ्लो करके आके इस टरबाइन को रोटेट कराता है। टरबाइन को रोटेट, टरबाइन जरूरी नहीं कि नीचे लगी, वो टरबाइन आप यहाँ ऊपर भी लगा सकते हो।
अब वाटर जो आपने स्टोर किया है, ये हाई लेवल पे वाटर स्टोर किया है, ऊंचाई पे वाटर आपने स्टोर किया हुआ है। अब वाटर को अगर आप हाइट पे स्टोर करोगे, बेटा आपको ये बात तो कॉमन सेंस की बात है, वाटर को अगर आप स्टोर करोगे हाई लेवल पे, तो उसके पास जो एनर्जी होगी बेटा, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? अगर वाटर को आपने हाई लेवल पे स्टोर किया हुआ है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? तो आप बोलेंगे सर वो जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, वाटर ने जो अपनी एनर्जी स्टोर की हुई, जिस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो एनर्जी कहलाएगी मेरे पास, करेक्ट आंसर कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी जब बेटा मूव करेगी, तो इस वाटर के पास जो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? वो एनर्जी होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। जब वाटर आपका मूव करेगा, तो मूव करने की वजह से उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कह रहा है द फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली डैश। तो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है वो जो ऑब्टेन हो बेटा अर्थ से, जो अर्थ से आपके पास हासिल हो, ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। तो बेटा कोल और वुड ये भी आपको अर्थ से मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये भी आपको मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों के दोनों इसके करेक्ट जवाब होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। द फॉसिल फ्यूल ओस देयर एग्जिस्टेंस टू एनर्जी इंटीरियर ऑफ अर्थ। वो चीजें जो अर्थ के अंदर मौजूद है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो कहलाते हैं बेटा फॉसिल फ्यूल। मैंने कहा ना, फॉसिल फ्यूल वो कहलाते हैं जो अर्थ से हासिल हो, यानी अर्थ के अंदर मौजूद हो, तो उसको आप बोलते हैं बेटा फॉसिल फ्यूल। एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा? द ब्रेकिंग अप ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये तो आपने मैट्रिक फिजिक्स में भी पढ़ा है। हैवी न्यूक्लियस, मैट्रिक फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़कर है? मैट्रिक फिजिक्स नहीं पढ़ी आपने, मुझे पता है, लेकिन मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि हैवी न्यूक्लियस अगर स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो, तो इस चीज को आप बोलते हो फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन के लफ्ज का मतलब होता है बेटा ब्रेक होना। और दूसरा जो लफ्ज नजर आ रहा है फ्यूजन, फ्यूजन का लफ्ज का मतलब होता है फ्यूज होना, यानी कंबाइन होना, यानी दो न्यूक्लियस को मिलाना फ्यूजन कहलाता है, और एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करना ये कहलाता है फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एमसीक्यू नंबर 6 का। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा था एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन में जो एनर्जी मिलती है बेटा, वो एनर्जी कहलाती है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस फिजन फ्यूजन आपके डिपेंड करता है, जिस फील्ड में शामिल है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर के बारे में आप डिस्कस करते हो, तो वो एनर्जी भी कहलाएगी आपके पास कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर आते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस इन अर्थ इंटीरियर बाय रेडियो एक्टिव डीके इज कॉल्ड डैश। अर्थ इंटीरियर, बेटा अर्थ के इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, तो करेक्ट जवाब आपके लिहाज में क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर इसका करेक्ट जवाब होगा हमारे पास जियो थर्मल एनर्जी, क्योंकि आप सिर्फ फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं। अर्थ इंटीरियर मतलब फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा है, और फॉसिल फ्यूल में जो एनर्जी होती है वो जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है। और यही जियो थर्मल, जियो का मतलब होता है अर्थ, अगर मैं आपको बताऊं, जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मतलब हीट। अर्थ से जो हीट एनर्जी हासिल हो वो जियो थर्मल एनर्जी, जैसे होता है ना जियोग्राफी, तो ऐसी होता है जियो थर्मल। अगर मैं सही बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आती है मुझे। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज कॉज ऑफ डैश। बेटा ग्रेविटेशनल एनर्जी जो आपका सन है, जो अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल एनर्जी है। आपने पढ़ा है ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तो इसकी वजह से लहरें बनती हैं, जो वेव्स होती हैं, तो वो एनर्जी कहलाती है बेटा आपके पास टाइडल एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा ना कि आप अगर समंदर के किनारे जाओ, तो जब आप सुबह सुबह पहुंचते हो तो समंदर काफी पीछे की तरफ होता है, और जैसे जैसे शाम होती है, शाम का वक्त आता है, चांद करीब आता है, चांद आपको नजर आना शुरू होता है, तो आपकी लहरें आगे की तरफ आ जाती है। तो यही ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से लहरें बनती है, टाइडल एनर्जी बनती है। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। और एमसीक्यू नंबर 10 मुझे नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी ये स्टेटमेंट पढ़ी है
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहलाता है बेटा मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका दूसरा नाम अगर मैं आपसे बोलूँ ना, यही कहलाता है मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है मेरे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप बेटा इंशाल्लाह सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर ये दोनों लॉस पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ भी पढ़ोगे, दोबारा सेकंड लॉ भी पढ़ोगे। लेकिन अभी क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 नजर आ रहा है। इन माइक्रोफोन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम डैश। अब माइक्रोफोन क्या काम करता है? आपका माइक्रोफोन है, आपके माइक्रोफोन मतलब जो माइक होता है जो आपकी आवाज को सुनता है, वो क्या काम करता है? वो साउंड एनर्जी को, जो आपकी साउंड एनर्जी होती है बेटा, इस साउंड को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ट्रांसफर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आप आपकी आवाज सुनाई देती है। यानी माइक्रोफोन जो काम कर रहा है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे बोल रहा है मैकेनिकल एनर्जी इज डैश। चार ऑप्शन दे रहा है। कंजर्व, नेवर कंजर्व, कंजर्व इफ देयर आर नो फ्रिक्शनल और डिसिपेटिव इफेक्ट्स, या कांस्टेंट क्वांटिटी कैन नॉट, नथिंग कैन इफेक्ट इट्स कंजर्वेशन। तो बेटा कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब होता है, अगर मैं कंजर्व के लफ्ज का मतलब बताऊं, कंजर्व का मतलब होता है जितनी एनर्जी पहले है उतनी एनर्जी बाद में, यानी बिफोर एंड आफ्टर। यानी जितनी एनर्जी पहले होगी उतनी एनर्जी, जैसे मोमेंटम में है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में। ऐसे ही आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास पहले है उतना ही मास में, मास बाद में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, तो कंजर्व का मतलब बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो मूव करने की वजह से आए, मोशन की वजह से आए। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ये बात आप याद रखोगे कि मैकेनिकल एनर्जी जो नजर आ रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होती है। कब कंजर्व होती है? अगर कोई लॉस ना हो, और कोई लॉस ना होने का मतलब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या हो? जीरो। यानी कोई लॉस जब नहीं होगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो नो हीट डेसिपेटेड। डेसिपेटेड का लफ्ज होता है बेटा लॉस होना, यानी कोई हीट आपकी लॉस नहीं होगी, कोई हीट आपकी जाया नहीं होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो कंजर्व कब होगी? जब कोई लॉस ना हो, और कोई लॉस ना होने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, कंजर्व रहेगी, कब रहेगी? इफ देयर आर नो फ्रिक्शनल और डिसिपेटिव इफेक्ट्स, यानी कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो, यानी कोई हीट उसमें लॉस ना हो रही हो, तो उस सूरत में मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एमसीक्यू नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन था आसान। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। 13 एमसीक्यू में कहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश। काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड कर रही है? सर डिपेंड कर रही है मास पे, डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, यानी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 मुझे नजर आ रहा है, और एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 100 ग्राम बुलेट। 100 ग्राम बुलेट का मतलब वो आपको मास गिवन कर रहा है बेटा, मास दे रहा है 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप डिवाइड करते हो 1000 से, 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 kg। ये आपको मास मिल जाएगा, मास मिल गया मुझे 0.1 kg। और स्पीड दे रहा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी दे रहा है v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, ये हो जाएगा हाफ, मास की जगह पे आ जाएगा 0.1, और बेटा वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 100, और 100 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा इन दोनों को जरा डिवाइड करोगे कैलकुलेटर की मदद से। 0.1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.05, जबकि बराबर में लिखा हुआ है 100, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। यानी 100 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 10,000। अब कैलकुलेटर की मदद से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा
500 जूल्स। 500 जूल्स इसका आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। तो एमसीक्यू नंबर बेटा 14 भी आसान था, मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ था, सिंपल आपको क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15 नजर आ रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, आपने वेलोसिटी को बेटा डबल कर दिया। तो वेलोसिटी को डबल करने का मतलब ये है, जहां v नजर आ रहा है, जिस जगह पे v नजर आ रहा है आप उस जगह पे रखोगे 2v, यानी आप वेलोसिटी की जगह पे 2v प्लेस करोगे। आप बोलेंगे चलें सर सही है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर यही है। अब जहां v नजर आ रहा है, आप इस v की जगह पे रखोगे 2v। ये देखो, जहां v नजर आ रहा है आपने v की जगह पे क्या रख दिया, 2v रख दिया। अब बेटा 2v का स्क्वायर तो ओपन करवाओ, 2 का स्क्वायर करोगे 4, v का स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर रहेगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही कहा आपने, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। मैंने यहाँ से 4 को पहले लाके लिख लिया, 4 को पहले लाके लिखा, और अंदर बच जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 4 को पहले लाके भी लिख लिया और आगे बच गया मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप में से कुछ लोग जज्बाती होते हैं, जज्बात में आके क्या कर देते हैं, 2 से ये 4 को कैंसिल कर देते हैं। बेटा इस 2 से 4 को आपको कैंसिल नहीं करना। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, पहली दफा हम आपको कोई बात बता रहे थे, वैसे तो हम कोई बात बताते नहीं है, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैंसिल करना है तो आप मना कर रहे हैं कैंसिल नहीं कीजिए। कैंसिल इसलिए नहीं करना क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल है ना, इस चीज को डबल कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो फॉर्मूला वापसी हासिल करना है। यानी अगर आप हाफ को कैंसिल कर देते तो फॉर्मूले का हाफ गायब हो जाता। अब देखो ये अगर हाफ मौजूद है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है सर, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं के ई से। यानी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितने टाइम्स हो गई, आप गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी के साथ जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है 4, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी बेटा कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो बात आई समझ में, अगर आप इस 2 को और 4 को कैंसिल कर देते तो कैंसिल करने की वजह से वो हाफ गायब हो जाता और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वापसी बन नहीं पाता, इस वजह से आपने इसको कैंसिल नहीं किया। तो ये था मेरे पास एमसीक्यू नंबर 15। बेटा इसी तरह का एमसीक्यू नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 16 मेरे पास। ये भी बड़ा आसान सा एमसीक्यू। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस टू हाफ, आपने मास को हाफ कर दिया, यानी जहां एम नजर आ रहा है वहां पे आप रख दोगे 1/2m, और बात कर रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला लगाया। बेटा अब जहां मास नजर आ रहा है वहां पे आप रख दोगे 1/2, ये देखो 1/2m, और बराबर में वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप देखो 1/2 ये जो नजर आ रहा था, इस 1/2 को आपने पहले लाके लिख लिया, यस सर 1/2 को पहले लाके लिख लेंगे, और अंदर जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा सर, अंदर बच जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, ये ब्रैकेट में जो हाफ एम बी स्क्वायर नजर आ रही है किसके बराबर है सर, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। यानी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितने टाइम्स हो गई, डबल हो गई या हाफ हो गई। तो आप बोलेंगे सर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो क्या हो गई, हाफ हो गई, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आने के आपके बहुत ज्यादा चांस हैं, मतलब पेपर में इस तरह का एमसीक्यू लाजमी तौर पे आया हुआ होता है। तो आप लोग बेटा इस तरह के एमसीक्यूज की लाजमी तौर पे तैयारी करो, ताकि इस तरह के कोई भी एमसीक्यू आए आप बड़े आराम से उसके सॉल्व करके जवाब दे सको। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है 17। 17 एमसीक्यू में क्या कहा आपसे, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। आपको मास दे रहा है 500 ग्राम, मैंने लिखा m इज इक्वल टू 500 ग्राम। बेटा ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करते हो 1000 से, तो 500 को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 kg। जबकि ये आपको दे रहा है विद अ वेलोसिटी एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी का मतलब v गिवन कर रहा है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा मास की जगह पे आप रख दोगे 0.5, वी की जगह पे रखोगे 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा आप, ये हो जाएगा 1/, अच्छा हाफ से 2 को कैंसिल भी कर दो, कैलकुलेटर की मदद से दोनों को बेटा कैंसिल कर दो। 2 से 0.5 को अगर आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.25, और बराबर में नजर आ रहा है बेटा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 4। अब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 को 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल। अच्छा इसका करेक्ट आंसर बेटा 1 जूल आ रहा है। अब क्योंकि ये एमसीक्यू में आंसर में मिस्टेक है बेटा, आंसर इसका मैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन इसको एमसीक्यू को काट के
ये 2.5 जूल लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर देते हैं हम, कितना जूल, 1 जूल इसको करेक्ट कर देते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका बेटा हो जाएगा मेरे पास 1 जूल। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद 18 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 18 में उसने कहा काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी virtue ऑफ इट्स डैश। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से आती है, यानी बॉडी के मूव करने की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 है मेरे पास, एमसीक्यू नंबर 19 पे आते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ, वेलोसिटी को हाफ कर दिया, यानी जहां v है बेटा वहां पे आप रखोगे 1/2v। अब फिर वही बात बेटा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से अप्लाई करना शुरू करोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जहां v नजर आ रहा है वहां पे आप क्या रखोगे? 1/2v। ये देखो 1/2v। बेटा इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर दोनों को दोगे, 1/2 को स्क्वायर दोगे, v को स्क्वायर दोगे, दोनों का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हाफ m, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा v²। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया। अब 1/4 को बेटा बाहर निकाल के लिख दोगे, तो 1/4 को आपने बाहर निकाला, ये हो जाएगा 1/4 और आगे अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में मेरे पास हाफ, सॉरी हाफ नहीं लिखा मैंने, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा मेरे पास क्या, हाफ mv²। ये हाफ mv² बेटा किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई? डबल हो गई, हाफ हो गई या 1/4 हो गई? आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी जो हुई है वो क्या हुई है? 1/4 हुई है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/4 हो गई काइनेटिक एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 पढ़ो बेटा, क्या लिख रहा, क्या बोल रहा है आपसे? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, आपने एक बुलेट को फायर किया गन से, मूव्ड अप इन एयर, देन इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। बेटा आप अगर एक बुलेट को फायर कर रहे हो, आपने बुलेट को फायर किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जैसे कोई भी चीज को अगर आप थ्रो करते हो, कोई बॉल है या कोई भी चीज है, इसको अगर आप थ्रो करते हो तो वो ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो रुक जाती है। भाई आपने बॉल को थ्रो किया, आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट पे जाने की वजह से वो वहां जाके रुक जाएगी, और वहां रुकने का मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी नजर आ रही है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 0 के। यानी मैक्सिमम हाइट के ऊपर कोई भी बॉडी हो, कोई बुलेट हो, कोई बॉडी हो, कोई भी चीज हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो एमसीक्यू नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 20 से मजीद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है 21। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। बेटा स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कहलाती है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक का वर्ड कहीं भी नजर आएगा आमतौर पे, वो जो इलास्टिक का वर्ड होता है बेटा वो इस्तेमाल करते हो आप स्प्रिंग के लिए, और पोटेंशियल के लफ्ज का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। अब जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, आपके पास स्प्रिंग है, आपने इसमें बॉडी को अटैच किया, सपोज करो ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, आपने इस स्प्रिंग से एक बॉडी को हैंग कर दिया। जब आपने बॉडी को स्प्रिंग से हैंग किया और आपने इसको भी पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो जब तक आपने इसको होल्ड किया हुआ है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है। तो इसीलिए इस एनर्जी को बेटा बोलते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का मतलब हो जाएगा स्प्रिंग, पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा स्टोर्ड, यानी इसने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, इसलिए आप इसको बोल रहे हो कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे क्या कहा? द वर्क नीडेड टू मूव बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये बात आपको सीखने पड़ेगी, सीखने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। आपके पास ये अर्थ मौजूद, अर्थ से अगर आप अपनी बॉडी को, आपके पास एक बॉडी है, आप इस बॉडी को मूव करके बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके चले गए, इन्फिनिटी पे। अगर आप अपनी बॉडी को बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो वो जो एनर्जी कहलाती है बेटा, वो कहलाती है मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये बात आपको सीखने वाली है, हो सकता है आपने इससे पहले ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा भी होगा तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया ये बात कि अगर आप अपनी बॉडी को मूव कराते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, उस वक्त जो उसकी एनर्जी होती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद एमसीक्यू नंबर 23 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 23 में उसने कहा व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर,
ब्रॉड क्लोजर का मतलब है कि अगर आप दो प्रोटॉन को करीब लेकर आ जाओ, बेटा दो प्रोटॉन थे, सपोज करो मेरे पास ये दो प्रोटॉन रखे हुए थे, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, आप इन दोनों को करीब लेकर आ रहे हो। जब आप इन दोनों प्रोटॉन को बेटा करीब लेकर आ जाओगे, तो दोनों प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव 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 एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? आप बोलेंगे सर जब आप प्रोटॉन को करीब लेकर आए तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये दोनों प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो अपनी एनर्जी थी वो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई। जैसे दो मैग्नेट हैं, आपके पास दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट्स के दो एंड होते हैं ना, आपने बचपन में करने की कोशिश भी की होगी, बल्कि बड़े होके भी कोशिश की होगी। मैग्नेट में दो एंड है, नॉर्थ साउथ, और एक तरफ है मेरे पास ये रहा नॉर्थ साउथ। आप इन दोनों को अगर करीब लाने की कोशिश करो, तो जैसे ही करीब लाने की कोशिश करोगे बहुत तेजी से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, दूर होने की कोशिश करते हैं। यानी इनकी जो आपस में एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। और एनर्जी बढ़ने का मतलब ये बेटा, करेक्ट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इंक्रीजिंग। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा? क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, उनके दरमियान जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, ये इसका मतलब है। अगर आप दो प्रोटॉन को करीब लेकर आओगे तो वो जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइंदा से इस एमसीक्यू को याद करने से पहले, शायद ये एमसीक्यू आपने सॉल्व ना किया हो, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने जहन में रखोगे। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद मौजूद एमसीक्यू नंबर 24, बड़ा आसान सा एमसीक्यू। द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बेटा बॉडी के मोशन, पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है उसकी हाइट, कि कितनी हाइट पे उसको लेके जा रहे हो, क्या पोजीशन है उसकी। तो आपने पढ़ा ना, किसी भी बॉडी को अगर आप हाइट पे लेके जाते हो बेटा, उसकी पोजीशन को अगर चेंज करते हो, तो उसके पास जो एनर्जी आती है बेटा, उस एनर्जी को आप बोलते हो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। यानी वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आए या हाइट की वजह से आए बेटा, उस एनर्जी को आप बोलते हो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एमसीक्यू नंबर 24 का करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी। और एमसीक्यू नंबर 25 कितना आसान, एमसीक्यू नंबर 25 में उसने आपसे कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड इन डैश। न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड इन डैश, अब वो खुद बता रहा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेटा न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस की जो प्लूरल प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियाई कहलाती है। यानी इस न्यूक्लियस एनर्जी जो स्टोर होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, न्यूक्लियाई में स्टोर होती है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 26 देख लीजिए बेटा। एमसीक्यू नंबर 26 में उसने क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 26 में कह रहा है इफ द मास एंड स्पीड बोथ आर डबल्ड। बेटा मास को भी डबल कर दिया, यानी जहां m है वहां पे रखोगे 2m। स्पीड को डबल करने का मतलब ये है कि जहां v है वहां पे आप रखोगे 2v। और आपसे वो बोल रहा है बेटा किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है। बड़ा आसान सा एमसीक्यू, काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। बेटा जहां मास नजर आ रहा है वहां पे रख दोगे 2m, जहां पे वेलोसिटी नजर आ रहा है वहां पे रख दोगे 2v। बेटा 2v का स्क्वायर तो करो जरा, देखो अंदर वाला 2m तो एज इट इज रहेगा, जबकि 2v का जब आप स्क्वायर करोगे तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर रहेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, 2v का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4v स्क्वायर। बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो करो। आप बोलेंगे सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8mv स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। मैंने आप होशियारी करी, मुझे पहले से पता है, मैंने 8 को बाहर निकाल लिया और हाफ को एम वी स्क्वायर के साथ लिख लिया। बेटा 8 को बाहर निकाला तो अंदर बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर। और आपको बेटा ये बात पढ़ा कर आया हूँ, हाफ mv स्क्वायर बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। यानी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा 8 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। तो आप लोगों ने देखा है काइनेटिक एनर्जी वाले एमसीक्यू कितनी दफा, 4-5 दफा भी लेक्चर में ये रिपीट हो गया एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू रिपीट होता है, एमसीक्यू है भी आसान। आप अगर एक दफा तरीके से सीख लो तो बड़े आराम से इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 26 के बाद 27 नजर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने स्टार्ट में ही पढ़ाया था, चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया बेटा किलो वॉट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलो वॉट आर किसके बराबर है, ये बात भी आपको याद है। सर 1 किलो वॉट आर बराबर है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल के बराबर होता है। ये कन्वर्जन भी आपको याद रखनी है, और किलो वॉट आर के बारे में भी याद रखना है कि भाई किलो वॉट आर जिस चीज का यूनिट है वो क्या है, एनर्जी है। क्योंकि देखो ना लास्ट में ये जूल्स आ रहा है, यानी किलोवाट आवर जूल्स के बराबर होता है। और जूल बेटा यूनिट किसका होता है,
जूल यूनिट होता है एनर्जी का। एमसीक्यू नंबर 27 के बाद एमसीक्यू नंबर मौजूद है 28। आसान आसान से एमसीक्यू आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, तो ये भी पढ़ाया था बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है किसका? एनर्जी का। और इसकी कन्वर्जन भी आपको याद कराई थी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल्स के। तो ये कन्वर्जन भी बेटा आप याद रखोगे। अगर कन्वर्जन आपसे पूछ ले तो एमसीक्यू नंबर 28 भी आसान था। एमसीक्यू नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है? देखो आपके पास कॉपी के अंदर या नोट्स के अंदर पावर के 3 यूनिट लिखे हुए होंगे। एक यूनिट लिखा हुआ है एमकेएस में, एक लिखा हुआ है सीजीएस में, एक लिखा हुआ है एफपीएस में। बेटा एमकेएस में आपको पावर का यूनिट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अगर आप कॉपी निकाल के देखो, जूल पर सेकेंड, या फिर दूसरा लिखा हुआ होगा इसका वॉट। सीजीएस में पावर का यूनिट लिखा हुआ है अर्क पर सेकेंड, और एफपीएस में पावर का यूनिट लिखा हुआ है पाउंड फुट पर सेकेंड। अब आप इसमें से यूनिट सेलेक्ट कर लो, कौन कौन से पावर के यूनिट नजर आ रहे हैं। सर सेलेक्ट करते हैं। सर जूल पर सेकंड नजर आ रहा है, ये देखो जूल पर सेकंड नजर आ रहा है पावर का यूनिट, यानी ये तो यूनिट है। जूल पर सेकंड तो पावर का यूनिट सर है। अरे सर ये भी नजर आ रहा है पाउंड फुट पर सेकंड, सर ये भी पावर का यूनिट है, ये नजर आ रहा। सर हॉर्स पावर तो होता ही पावर का यूनिट है। हॉर्स पावर के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है। या फिर आपने पढ़ा है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है बेटा किसके? 550 पाउंड फुट पर सेकंड के। तो दोनों ही, ये भी हॉर्स पावर भी इसका पावर का यूनिट है। तो कौन पावर का यूनिट नहीं नजर आ रहा? सर जो नहीं नजर आ रहा वो है मेरे पास कौन? किलो वॉट आर, यानी किलो वॉट आर पावर का यूनिट नहीं है। इसके अलावा तीनों के तीनों किसके यूनिट है? पावर के यूनिट है। अब इसी तरह का यूनिट बेटा ना एमसीक्यू नजर आ रहा है कि 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर है। मैंने ऊपर लिखवाया ना बेटा एमसीक्यू नंबर 27 में, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है कि 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के। तो ये रही बेटा इसकी कन्वर्जन कि 1 किलो वॉट आवर यानी 1 kWh 1 किलो वॉट आवर बराबर है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के। तो करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है 31। किलो वॉट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा अभी लिखवाया। किलो वॉट आवर ये भी एनर्जी का यूनिट है। ईवी लिखवाया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। यानी करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 32, 1 EV इज इक्वल टू डैश 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? अरे भाई इतनी दफा बता दी, अब तो याद कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल के। तो करेक्ट आंसर बेटा नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 32 के बाद एमसीक्यू नंबर बेटा 33 देख लो। एमसीक्यू नंबर 33 क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसकी तरह है, किसके बराबर है? बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के इक्विवेलेंट है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं ना, जितना मास पहले है उतना ही मास बाद में होता है। या आपने 9 क्लास केमिस्ट्री में पहली दफा पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। एच लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इस तरह का एच शेप टेस्ट ट्यूब वाला, जितना मास पहले उतना ही मास बाद में होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये इक्विवेलेंट होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। एमसीक्यू नंबर 33 के बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 34। जी बेटा एमसीक्यू नंबर 34 तो देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 34 में आपसे कह रहा है अ बॉल ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी। आपकी बॉल अगर डाउनवर्ड मूव कर रही हो यानी डाउनवर्ड जर्नी में हो, नीचे की तरफ आ रही हो, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? आपने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल नीचे की तरफ मूव करते हुए आ रही है। बॉल सपोज करो इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? आप बोलेंगे सर क्योंकि आपकी बॉल मूव कर रही है, तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी इसके पास होगी वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी। और पॉइंट ए क्योंकि हाइट के ऊपर मौजूद है, पॉइंट ए क्योंकि हाइट पे भी है, तो जाहिर सी बात है अगर हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है और डाउनवर्ड मूव करते हुए दरमियान में कोई पॉइंट अगर आपको मिल जाए, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 34 के बाद एमसीक्यू नंबर 35 पढ़िए।
टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू डैश। बेटा टाइडल एनर्जी का मतलब है वो वेव्स की बात कर रहा है आपसे। तो वेव्स जो है बेटा वो अर्थ की मोशन की वजह से भी होती हैं, और सॉरी मून की मोशन की वजह से भी होती है, और सन की मोशन की वजह से होती है, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि क्योंकि रोटेशन बेटा दोनों की आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कभी सी साइड जाओ, सी साइड जब आप सुबह 9 बजे जाओगे तो समंदर काफी पीछे की तरफ होता है, और जब शाम में आप वापसी आ रहे हो तो 6 बजे, तो समंदर वापसी काफी आगे की तरफ आया था, यानी समंदर का पानी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चांद आपके करीब, चांद के मतलब चांद आपको नजर आना शुरू हुआ, तो उस वक्त समंदर की जो लहरें हैं वो आपकी तरफ बढ़ गई। ये एक पहला रीजन है, यानी मून की वजह से इफेक्ट हो रहा है। दूसरा ये, अगर आप कभी समंदर जाओ जनवरी फरवरी, तो समंदर काफी पीछे की तरफ होता है, और अगर आप कभी जाओ जून जुलाई में, तो समंदर हॉक्स बे जो होता है वो आमतौर पे बंद हुआ हुआ होता है, क्योंकि समंदर बहुत आगे की तरफ आ जाता है। यानी जून जुलाई, जनवरी फरवरी जून जुलाई बेटा ये सन की मोशन की वजह से ना, क्योंकि सन रोटेट, अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो सन की फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स दोनों की वजह से हैं, यानी सन की वजह से भी, मून की वजह से भी। तो करेक्ट आंसर बेटा लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 35 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 636 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 36 में क्या कहा आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस्ट बाय 1 न्यूटन वेट फॉलिंग थ्रू 1 मीटर? सर वेट और मीटर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आप बोलेंगे यस सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये जो mg नजर आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना सर, mg किसके बराबर होता है? यस सर, हमें याद आ रहा है, ये mg बराबर होता है वेट के। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा वेट की वैल्यू दे रहा है 1, हाइट की वैल्यू दे रहा है 1। ये देखो ना, वेट की वैल्यू उसने 1 दी, और हाइट की वैल्यू भी वो दे रहा है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 जूल, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 37, उससे भी आसान एमसीक्यू, कि बताओ बेटा इनमें से सेम यूनिट किसका है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का तरह यूनिट किसका होता है? बेटा कॉमन सेंस की बात, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या है? जूल। और वर्क का यूनिट भी क्या है? जूल। तो किस किस का यूनिट सेम हुआ? सर पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 37 के बाद एमसीक्यू नंबर 38 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 38 में कहा काइनेटिक एनर्जी निकालो। 60 ग्राम बुलेट, मतलब मास दे रहा है 60 ग्राम। बेटा ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करोगे 1000 से, तो जवाब आ जाएगा 0.06 kg। जबकि वेलोसिटी दे रहा है सर हमें 600 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बेटा ये तो कैलकुलेटर का कमाल है, मास की जगह पे रखोगे 0.06, वेलोसिटी की जगह पे रखोगे 600, इसका स्क्वायर करोगे। बेटा कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू रखो, कैलकुलेटर में वैल्यू रखो हाफ 0.06, 6 का स्क्वायर करो, ये तो रहेगा हाफ 0.06, 600 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 360000। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या हो सकता है? तो बेटा इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10800 जूल्स। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 38 भी आसान था, इस तरह का सवाल पहले भी रिपीट हुआ था, फिर दोबारा रिपीट हो गया बेटा। एमसीक्यू नंबर 38 के बाद एमसीक्यू नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर? कौन सी चीज एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती? बेटा सोलर एनर्जी तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, यानी सनलाइट को, सोलर सेल है ना, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टीम इंजन क्या काम करता है? स्टीम इंजन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टीम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी में एम ई लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। बेटा कार का इंजन भी यही काम करता है, कार का इंजन भी क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी को, उसमें आप पेट्रोल डाल दो ना, पेट्रोल का मतलब केमिकल एनर्जी दे रहे हो, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी मूव कराता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बेटा मूव करा रहा है, मोशन, मूव करा रहा है। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को चेंज करना। ये आप सेकेंडरी फिजिक्स में पढ़ोगे, सेकेंडरी फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक है, अभी तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सेकेंडरी फिजिक्स में पढ़ोगे। यानी वोल्टेज को चेंज करता है, जो आपके घरों के बारे में बाहर लगी हुई होती है ना, पीएमटी,
पीएमटी कहलाता है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पीएमटी नजर आ रहा है ना, पीएमटी की फुल फॉर्म होती है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो पोल पे लगा हुआ हो, उसको आप बोलते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। तो अभी तो मुझे यहाँ पे बात समझ में आ गई कि कौन एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो है मेरे पास ट्रांसफार्मर। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद 40 देखते हैं। अ सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, यानी सनलाइट को, बेटा सोलर सनलाइट का मतलब होता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? आप बोलेंगे सर इतना आसान एमसीक्यू हो गया ये, कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एमसीक्यू नंबर 40 भी आसान था। 40 के बाद 41, बेटा सोलर इज मेड ऑफ, यानी सोलर सेल जो है, अच्छा ये आपको बात पता नहीं होगी आपने क्योंकि पढ़ा नहीं है, ये भी सेकेंडरी फिजिक्स में पढ़ोगे। सोलर सेल के अंदर बेटा आप जो चीज यूज करते हो वो है सिलिकॉन। जो आपने पढ़ा है ना मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, पीएन जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह, तो सिलिकॉन, सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू नॉट कंजर्व एनर्जी, जो एनर्जी को कंजर्व नहीं रहने देती उस फोर्स का नाम बताओ। तो बेटा वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि मैंने एमसीक्यू अभी टॉप पे भी लिखवाया था कि अगर फ्रिक्शन जीरो होती है तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बेटा, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। भाई फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट होने का मतलब आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। हीट जनरेट होने का मतलब यही है ना कि हीट एनर्जी जनरेट हुई, और जनरेट होने का मतलब वो एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई, आपके लिए जाया हो गई, आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 43, कितना आसान एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 43 में आपसे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ। मास दे रहा है 10 kg, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, बिल्डिंग हाइट, हाइट दे रहा है 10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बेटा वैल्यूज रखोगे, मास की जगह पे आएगा 10, ग्रेविटी की जगह आएगा 9.8, हाइट की जगह पे आ जाएगा 10। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 9.8 से करोगे तो 98 होगा, 98 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा आंसर आ जाएगा 980 जूल। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 43 के बाद लास्ट टू एमसीक्यूज मौजूद हैं, 44 और 45। एमसीक्यू नंबर 44 में क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो, मैंने आपको लिखवाया ना कि अगर एक में लॉस होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे में क्या होगा? गेन होगा। तो गेन किस में होगा? आप बोलेंगे सर गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। भाई कन्वर्ट जब ही होंगी ना जब एक का लॉस हो और दूसरे में क्या हो? गेन हो। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? गेन होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। और लास्ट एमसीक्यू मेरे पास है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो आपने क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है और इसको प्रूव भी किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था टोटल एनर्जी आपकी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एक होता है मैक्सिमम पॉइंट, एक होता है मिनिमम पॉइंट। बेटा मैक्सिमम पॉइंट पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जबकि आपकी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होती है? जीरो होती है। बेटा इसके अलावा जब टकराती है जमीन पे टकराते वक्त इस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि हाइट नहीं होती। जबकि काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है आपके पास मैक्सिमम। और इनके दरमियान में काइनेटिक एनर्जी हमेशा, इसके दरमियान में जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जितनी टॉप पर होगी उतनी बॉटम पे होगी। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। कोई सा भी पॉइंट ले लो, जो टोटल एनर्जी है यानी ई, वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पहुंच के आपके एनर्जी के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, काफी सारे एमसीक्यूज एनर्जी के।